Hello guys, how are you all? Hope so all are good and doing fantastic in your life. So आ जाओ, आज स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग का। हम लोगों ने कल क्वेश्चन करा था कि ऑडिटिंग और ऑडिटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ठीक है बेटा। तो वहाँ पे करेक्टर हम लोग पढ़ के आए थे ऑडिट के बारे में। आज एक टॉपिक मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था तो मैं सोचा कि ये भी तुम लोगों को करवा दूँ। वो था प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। तो आज इसको खत्म करते हैं और पहला चैप्टर तुम्हारा काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में से कई बार क्वेश्चन आते हैं तो घुमा फिर आके वो डाल देंगे, तो पहला चैप्टर अच्छे से करके जाते हैं, ठीक है। तो ऑडिटिंग के बारे में हम लोगों ने कल शुरू करा था एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। आज हम लोग वो चेक करेंगे कि आखिर बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, देखते रहना एक एक करके। ऑडिटिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है बेटा ऐसी चीज़ें जिनको यूज़ करके आप लोग ऑडिटिंग करते हो। तो प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान में रखना कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल बोलेंगे और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला इंडिपेंडेंसी का प्रिंसिपल, कि आपको प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस फॉलो करना है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। मतलब तीन ही प्रिंसिपल तुम्हारी बुक में दिए गए हैं। तीन प्रिंसिपल कौन से बेटा? एक तो इंडिपेंडेंसी का प्रोविजन होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी का होना चाहिए और लास्ट में मटेरियलिटी का होना चाहिए। सर इन तीनों में क्या फ़र्क है? पहला फ़र्क बेटा ये है कि जब भी आप लोग प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंसी की बात करते हो तो आप सभी को पता है कि जो ऑडिट वर्क है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। मतलब आप किसी की भी बात सुनकर या किसी के प्रेशर में आकर आप लोग काम नहीं करोगे। आप लोग इंडिपेंडेंट हो। एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, जब भी वो कोई काम करेगा तो वो अपने इंडिपेंडेंस तरीके से ही काम करेगा। वो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा डिफरेंटली और इंडिपेंडेंटली चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला है ऑडिटर क्लाइंट्स जो है, ठीक है, एंटिटी का जो ऑडिटर क्लाइंट है, जिस एंटिटी ने मेरे को बुलाया ऑडिटर के लिए, हैज़ अ सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ द ऑडिट रिपोर्ट। उसके पास ऑडिट रिपोर्ट को यूज़ करने की क्या है? सिग्निफिकेंस है। क्योंकि देखो जो मैं ऑडिट करके दूंगा, मेरी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर वो सारे के सारे क्या करेंगे? डिसीजंस लेंगे आगे के। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को इंडिपेंडेंट होकर रखना है। ऐसा ऑडिट करना है जो कि इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिव को इनकरेज करे, ठीक है। कि थर्ड पार्टी भी अगर मेरे ऑडिट रिपोर्ट को चेक करेगी तो उसको इस ऑडिट रिपोर्ट में किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना दिखे। इंडिपेंडेंट तरीके से मेरे को काम करना, मतलब आप लोगों को ये चेक करना कि आप किसी के प्रेशर में काम नहीं कर रहे हो। आपको जो भी काम करना है बिल्कुल सही तरीके से काम करना है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना है, ठीक है। दूसरा आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? द ऑडिट वर्क शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस। जो भी आप लोग रिकॉर्ड करोगे, जो भी आप लोग चेक कर रहे हो, आपने देखा कि किसी पर्सन ने रिकॉर्डिंग में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का खर्चा दिखाया हुआ है, तो उस खर्चे को दिखाने के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मतलब बेटा उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। किसी ने लिख दिया 10 लाख का खर्चा हुआ हमारा, ठीक है, 10 लाख का खर्चा हुआ हमारा और चाय के ऊपर हम लोगों ने 10 लाख का खर्चा कर दिया। तुम लोग उससे पूछोगे नहीं कि तुम लोग चाय पी रहे थे, 10 लाख का खर्चा करा, चलो दिखाओ कि एविडेंस दिखाओ मेरे को, कहाँ पे तुम लोगों ने 10 लाख की पेमेंट करी है, कहाँ पे तुम लोगों ने 10 लाख की पेमेंट करी है, दिखाओ उसकी वाउचर दिखाओ, उसकी रिसीट्स दिखाओ। तो उसका एविडेंस जरूर होना चाहिए बेटा, ऑब्जेक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन द ऑडिट टू बी फेयर। और ये ऑडिटर के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसको ऑब्जेक्टिविटी देखनी है। उसे ये नहीं है उसने बोल दिया 10 लाख खर्चा, हाँ हाँ ठीक है 10 लाख खर्चा का कोई दिक्कत नहीं है। आप उससे पूछो, ऑनेस्टली उससे काम करो और फ्री फ्रॉम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द रिलेशन ऑफ क्लाइंट। और क्लाइंट के इंटरेस्ट को कन्फ्लिक्ट नहीं करना। कन्फ्लिक्ट का मतलब कि लड़ाई झगड़े नहीं करने। ऐसा ना हो कि आप उसकी बात मान के खत्म कर दो सारे सिस्टम, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लाइंट ने आपके ऊपर विश्वास दिखाया तो आपको उससे पूछना पड़ेगा, जो भी मैनेज कर रहा है उसके मैनेजमेंट कर रहा है, कि आपने ये खर्चा कैसे दिखाया और इसके एविडेंस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखी है, एन ऑडिटर में नॉट बी फाइनेंशियली इन्वॉल्व इन द क्लाइंट नॉर एक्सेप्ट द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हिम एक्सेप्ट इन द बिजनेस टर्म्स, नो मोर फेवर फ्रॉम देम दस दीज दोज जनरली अवेलेबल टू अदर्स। उसने बोला कि एक ऑडिटर जो है, ठीक है, वैसे ये जो लाइन है ना, ये एग्जांपल ये तुम लोग इंडिपेंडेंसी में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे दिया लेकिन आप लोग इंडिपेंडेंसी में यूज़ कर सकते हो। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया वो क्लाइंट से, जो अपना क्लाइंट है उससे कोई किसी भी तरीके का फेवर नहीं लेगा जो कि बाकी क्लाइंट्स को, बाकी अपने एम्प्लॉयज़ को मिलता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो बंदा इंडिपेंडेंट कैसे हो जाएगा? जैसे
मेरे को किसी कंपनी में बुलाया गया कि आप इस कंपनी का ऑडिट करो, तो मैं निष्पक्ष जांच करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ना तो कंपनी से लेना देना, मेरे को किसी से लेना देना नहीं है। मैं देखूंगा जहां गलती हुई मैं पकड़ लूंगा। लेकिन अगर वही कंपनी के बंदे मेरे को क्या कर रहे हैं, मेरे को फेवर कर रहे हैं कि भाई ऐसा करो, ऑडिट छोड़ो, ऑडिट छोड़ो, आप लोग रिपोर्ट बना के दे दो, चलो शाम को चलते हैं, पार्टी पुर्टी करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, मस्त व्यू है यहाँ का, तो चलो चले। तो क्या ऐसी चीजें अगर वो मेरे को दे रहे हैं, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो आपकी एग्जांपल दी है ना, इसको आप लोग इंडिपेंडेंसी में बरतोगे, ठीक है, उसमें यूज करोगे इसको, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर एक इंसान जो भी काम कर रहा है, और ऑब्जेक्टिविटी में जो भी वो काम करेगा उसके एविडेंस होना चाहिए उसके पास में, जो भी वो काम कर रहा है, और चेक करेगा, किसी भी तरीके से पार्शियलिटी नहीं करेगा। एंड द लास्ट वन इज मटेरियलिटी, की प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी फॉलो करनी है ऑलवेज, ठीक है। एंड ऑडिटर हैज टू बी क्वाइट कंसेप्चुअल एंड रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज मटेरियल है कौन सी नहीं। जैसे मैंने उस दिन भी बोला था बेटा, 100 करोड़ की कंपनी में तुम्हारे लगा लो 1000 रुपए का खर्चा नहीं दिख रहा, 100 करोड़ की कंपनी है, उसमें 1000 रुपए की गड़बड़ी दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रहा, तो क्या उस 1000 के खर्चे को ढूंढने के लिए 5 लाख का खर्चा करोगे? नहीं ना, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिविटी। अब कोई इंसान आया, उसने पूछा कि मेरी बात सुनो, मेरे को ये 50 रुपए का खर्चा नहीं दिख रहा। उसने बोला पता नहीं सर। अरे 50 रुपए का खर्चा इज नॉट अ मटेरियल थिंग। 100 करोड़ की कंपनी के लिए 50 रुपए क्या है? कुछ भी नहीं है, इट इज नॉट अ मटेरियल थिंग। हाँ, लेकिन उसी जगह पे 3-4 लाख का खर्चा गायब क्या रहा हुआ है, क्या वो मटेरियल है? बिल्कुल मटेरियल है। तो उसे ये चेक करना पड़ेगा कि आखिर मटेरियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करके चलना है। ऐसी चीजों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज मटेरियल और व्हाट इज नॉट मटेरियल। समझ लगा? व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज नॉट मटेरियल, इसके बारे में उसको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और ऑडिटर को मटेरियलिटी कंसेप्ट को फॉलो करके चलना है। तो ये 3 कंसेप्ट है, 3 प्रिंसिपल है तुम लोगों के, कौन कौन से? इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी और मटेरियलिटी, ठीक है। तो 3 प्रिंसिपल को आप लोगों को फॉलो करके चलना है। उसके बाद में कुछ और मेन प्रिंसिपल्स बोलेंगे ऑडिटिंग के अंदर, ठीक है। और वो कौन कौन से? एक तो सबसे पहले प्लानिंग करके चलो, ठीक है, प्लानिंग करके चलनी है सारी की सारी प्लानिंग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लान करके चलोगे कि आप लोग किस तरीके से ऑडिट स्टार्ट करोगे, किस तरीके से ऑडिट खत्म करोगे। उसके बाद में आपने ऑनेस्ट तरीके से काम करना है, लॉयल्टी रखनी है। आजकल लॉयल्टी नहीं मिलती है ना, लेकिन तुम लोग लॉयल रहोगे। अगर तुम्हें ऑडिटर अपॉइंट करा गया तो तुम लोग क्या रहोगे? लॉयल रहोगे, ठीक है, अपने क्लाइंट के लिए। उसके बाद में इम्पार्शियल डिसीजन लेना, इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन लेना, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं करनी है कि ये मेरे चाचे का लड़का, बुआ का लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना। इम्पार्शियल तरीके से डिसीजन लोगे, सीक्रेसी मेंटेन करोगे। कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और बाहर जाके उसी कंपनी के सीक्रेट्स आप लोग क्या कर रहे हो? बता रहे हो, ठीक है, उसके ट्रेड सीक्रेट्स लीक कर रहे हो, तो क्या ये सही बात है? नहीं। तो तुम्हें क्या रहना? सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी है, जो भी तुम्हें पता लगेगा। एविडेंस बेस्ड सारा काम करना है। किसी भी तरीके का जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग यूज करोगे वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगा, ट्रू और एडिक्वेट व्यू दिखाएगा। ऐसे एविडेंस लेने हैं, तभी आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी सही बन के आएगी, ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी रखनी है, ये नहीं है कि आप लोग ऑडिट कर रहे हो थोड़े दिन ऑडिट कर रहे हो, नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंसी में उन्होंने बोला इन केस ऑफ रिलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इट मस्ट बी फॉलो द रेट ऑफ कमिंग ईयर इन दिस रिगार्ड शुड बी कंसिस्टेंट एंड चेंज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप लोग कोई चीज को लेके चल रहे हो, जैसे कि कोई कंपनी है जो कि डेप्रिसिएशन, आप लोगों को पता हो कि डेप्रिसिएशन लगाते हैं, याद है? डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड होते हैं, एक तो कौन सा था? एसएलएम मेथड, एक कौन सा था? डब्ल्यूडीबी मेथड। तो बेटा आप जो भी मेथड, जो भी रेट्स फॉलो कर रहे हो, उसी रेट को कंसिस्टेंट तरीके से लेके चलना है, ठीक है। तो आप चेक करोगे कि कोई रेट रूट चेंज तो नहीं हुआ, जो भी कंसिस्टेंट तरीके से रेट चल रहा था उसी तरीके का रेट आज भी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। तो इस चीज को चेक करने की तुम्हें जरूरत है, उसको चेक करना। अगर कोई ऐसा चेंज हुआ है जो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको आप लोग बता दोगे। फिर देखना कि सारे लॉस वगैरह उन्होंने फॉलो करे हैं या फिर नहीं करे हैं, लीगल फ्रेमवर्क। फिर उसके बाद में वर्किंग पेपर प्रेपरेशन, उसके बाद में क्या करोगे? वर्क प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है, उसकी प्रेपरेशन करोगे, सारे के सारे पेपर जो भी नेसेसरी पेपर्स हैं उसको बनाओगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करोगे कि कंपनी के अंदर का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, और लास्ट में रिपोर्ट करके क्या कर दोगे? सारा का सारा ऑडिट एंड कर दोगे। तो ये सारे काम हैं जो तुम लोग करोगे। प्रिंसिपल्स है प्लानिंग, ऑनेस्टी, इम्पार्शियल डिसीजन लेना, सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। तो ऑडिटर को ये सारे प्रिंसिपल को भी फॉलो करके चलना। एक तो तुम्हारे बेसिक प्रिंसिपल वो कितने हैं? 3। कौन कौन से? इंडिपेंडेंस, फिर ऑब्जेक्टिविटी और फिर मटेरियलिटी, ठीक है। 3 प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल हैं। और इसके अलावा कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? प्लानिंग करनी है, ऑनेस्ट रहना है, फिर इम्पार्शियल तरीके है, सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी है, फिर एविडेंस देखने, हर एक चीज़ के कंसिस्टेंसी चेक करनी कि क्या कंसिस्टेंट तरीके से वो फॉलो हो रहा है चीज़ें या नहीं, लीगल फ्रेमवर्क देखना, रिपोर्टिंग करनी है, इंटरनल कंट्रोल देखना है। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स जिसको आपको चेक करके चलना है। अब टेक्निक्स क्या है, क्या क्या टेक्निक तुम लोग यूज करोगे? तो निंजा हथौड़ी जैसे बन जाओ और टेक्निक्स देखो कौन कौन सी। पहली,
एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, सबसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे? रिकॉर्ड। तो ये टेक्निक्स है, जब तुम लोग ऑडिट करोगे तो तुम किस तरीके से ऑडिट करोगे। प्रिंसिपल का मतलब होता है जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे इन प्रिंसिपल को ध्यान में रख के ऑडिट करना है। अब मैं ऑडिट करने के लिए पहुंच गया, अब जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मेरे को इन तरीकों से मैं ऑडिट कर सकता हूं। पहले एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, सबसे पहले किसको चेक करोगे? रिकॉर्ड्स। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी है, जितने भी उन्होंने अकाउंट्स बना के रखे हैं, उस सभी का क्या चेक करोगे? रिकॉर्ड। और एग्जामिन करोगे उनको कि क्या ये रिकॉर्ड सही है। फिर इंक्वायरी कर सकते हो तुम लोग, क्या कर सकते हो? इंक्वायरी, कि अगर उन्होंने कोई खर्चा लिखा है, जैसे मैंने बोला 10 लाख का खर्चा लिख दे चाय का, तो तुम लोग जाकर उसकी इंक्वायरी कर सकते हो वहां पे जाके जहां पे उन्होंने खर्चा लिखाया था। कि उन्होंने बोला एक हमारी चाय की टपरी डोली, डोली की चाय की टपरी देखी तुम लोगों ने? देखना कभी। डोली की चाय की टपरी पे जाके ये लोग क्या करते थे? चाय पीते थे। तो 10 लाख का खर्चा डोली भाई को दे दिया उन्होंने जाके। अब डोली भाई को अगर 10 लाख का खर्चा करा तो तुम लोग जाके डोली भाई से भी कंफर्म कर सकते हो कि दिखा 10 लाख का खर्चा इन्होंने दिखाया हुआ है क्या, और हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये गलत है, तो तुम दिखाओगे कि सच में इन्होंने 10 लाख का खर्चा तुम्हें दिया या नहीं दिया। ठीक है, तो इंक्वायरी तुम लोग कर सकते हो, किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। फिर सैम्पलिंग कर सकते हो। 10 फाइल पड़ी हुई हैं, 10 फाइलें पड़ी हुई हैं, 10 में से कोई भी एक फाइल उठा के चेक कर लो। सैम्पलिंग मेथड, जब ज़्यादा फाइल्स चेक करनी है तो 10 में से कोई एक फाइल उठा के चेक कर लो, और चेक करो अगर वो फाइल सही है तो क्या पता बाकी की भी फाइल सही हो। तो सैम्पलिंग मेथड भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर कंफर्मेशन कर सकते हो। कंफर्मेशन कैसे है? कि कंफर्मेशन इन द रिस्पॉन्स टू एनी इंक्वायरी टू बी प्रूव सर्टन डाटा एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, तो आप लोग क्या करें? कंफर्म कर सकते हो, कंफर्मेशन ले सकते हो। इट एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द डाटा, द ऑडिटर कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटर। मतलब वही चीज जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना इंक्वायरी वाला, वैसे इन्होंने बोला कि अगर डेटर है, डेटर कौन होता है? डेटर कौन होता है? डेटर जिससे पैसा लेना है या जिसको पैसा देना है? जिससे पैसे लेने हैं, डेट इज डेटर। और जिसको पैसे पे करना है, डेट इज क्रेडिटर। तो आप लोग कंफर्म कर सकते हो डेटर से कि क्या इतना ही पैसा लेने वाला था या नहीं है, और वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, ये एक्यूरेसी को बताता है। तो कंफर्मेशन लेनी किसी से, डेट इज कॉल्ड कंफर्मेशन। ठीक है, किसी से कंफर्म करना, डेट इज कंफर्मेशन। फिर कंपैरिजन कर सकते हो, आप लोग चेक कर सकते हो अर्थमेटिक एक्यूरेसी। किसी चीज की एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप कंपैरिजन कर सकते हो कि आपकी जो बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट अकाउंट है, वो कंपेयर कर सकते हो आप विद द वाउचर्स। क्या कर सकते हो? वाउचर्स के साथ, कि बैलेंस शीट में जो कुछ भी दिखाया गया क्या वो हमारे वाउचर्स के साथ में रिलायबल डाटा बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो वाउचर्स तुम लोग चेक करके क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। फिर कंप्लाइंस टेस्ट चेक करोगे। कंप्लाइंस का मतलब होता है आपने रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो करे हैं या नहीं है। तो इफेक्टिव तरीके से आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, वो भी टेक्निक से आप लोग चेक कर सकते हो। कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली ऑडिट करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फ्रॉड के चांसेस और एरर के चांसेस उतने कम हो गए। लेकिन अगर किसी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है, सारे लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, कोई किसी के साथ में मतलब क्या कहते हैं वो नहीं है, क्या कहते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन नहीं है, तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई चेक करने वाला नहीं रहेगा। तो अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो फिर ऑडिट अच्छा रहेगा, नहीं तो खराब हो सकता है। तो ये भी एक टेक्निक है कि अगर किसी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो फिर क्या होगा? आपका ऑडिट सही रहेगा। फिर कंप्यूटर टेक्निक्स तुम लोग यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में एक्सपर्ट्स के ऊपर आप लोग डिपेंड हो सकते हो। किसी चीज़ में अगर नहीं समझ आ रही तो आप लोग एक्सपर्ट्स को बुला के वहाँ पे चेकिंग करवा सकते हो। ठीक है, जैसे लॉयर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, ऐसे इन लोगों को बुला के वहाँ पे चेक करवा सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये सारी टेक्निक्स है जो तुम लोग ऑडिट में यूज़ कर सकते हो। रिकॉर्ड्स को चेक कर लो, इंक्वायरी कर लो, कंफर्मेशन ले लो किसी से, फिर कंपैरिजन कर लो, कंप्लाइंस चीज़ें चेक कर लो। ठीक है, और एक्सपर्ट्स को बुला लो। तो ये सारी चीज़ें के थ्रू आप लोग ऑडिट, एक अच्छा ऑडिट कर सकते हो। ये प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, ये टेक्निक्स तुम लोग क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। प्रिंसिपल्स अलग है, टेक्निक्स अलग है। प्रिंसिपल का मतलब है कि जब आप ऑडिट करोगे तो दिमाग में ये चीज़ें लेके चलना, और अपना जो है क्या कहते हैं टेक्निक्स हैं, वो मेथड्स बताए गए हैं कि आप लोग कैसे ऑडिट को प्रिपेयर करोगे और कैसे ऑडिट को चलाओगे। फिर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट और डिसएडवांटेजेस है, मैं चाहता हूँ कि ये आप एक बार खुद से रीड करो। जैसे कि ऑडिट के क्या क्या फायदे, देखो, डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, एरर ना हो इसलिए ऑडिट करते हैं। ठीक है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज प्रेफर करती हैं ऑडिटेड अकाउंट। कि जब भी आप बैंक के पास जाते हो ना, ऑडिट क्यों करवाते हो? ऑडिट इसलिए करवाते हैं क्योंकि मेरे को अगर लोन लेने जाना बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सबसे पहले जो मेरे से मांगा जाता है वो होती है मेरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि अपनी कंपनी की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ, फिर तुम्हें लोन देंगे या नहीं देंगे फिर उसके बारे में सोचेंगे। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मांग रहे, कौन सी मार रहे हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं, इसलिए ऑडिट जरूरी है। ठीक है, फिर कंपनी सेटलमेंट ऑफ ऑल क्लेम, किसी भी कंपनी को किसी को क्लेम देना, तो जितने भी क्लेम सेटलमेंट करने हैं इंश्योरेंस कंपनी ने या किसी को सेटल करवा के देने हैं क्लेम, तो वो इजीली करा सकते हैं अगर तुम्हारे ऑडिटेड अकाउंट्स हैं तो। ठीक है, फिर ये
रेगुलरिटी इन द वर्क जो है वो शो करता है, इंश्योर करता है कि आप लोगों ने सारा काम सही तरीके से करा। बेटर रेपुटेशन तुम्हारी बना के देता है। रिलाय करते हैं ज़्यादा लोग ऑडिटेड अकाउंटिंग स्टेटमेंट, मतलब मेरे पास कोई बंदा आएगा तो वो मेरे को अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएगा तो मैं उसके ऊपर रिलाय करूंगा, मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा अगर वो ऑडिटेड है तो। फिर गुडविल इंक्रीज करके देता है, ठीक है बस। फिर उसके बाद में एंजॉय लीगल सेंटी, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर कल को तुम्हारे ऊपर केस हो जाता है तो तुम लोग अगर प्रूव कर दो कि हमारी चीज़ सही है तो उसके लिए प्रूव करने के लिए भी तुम्हें क्या चाहिए, ऑडिटेड चीज़ चाहिए, ठीक है, ऑडिटेड चीज़ चाहिए होती है। लोग ज़्यादा रिलायबल करते हैं, कन्वीनियंट है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें थी कि आखिर ऑडिट के क्या क्या फ़ायदे हैं, नुकसान क्या क्या हैं ऑडिट के, ये चेक करो ज़रा। नुकसान, ऑडिट के भी नुकसान है, देखो। इट नॉट गिव कंप्लीट पिक्चर, ठीक है, इफ़ इट कंपेयर विद बैड इंटेंशंस। क्यों? क्योंकि कई बार ऑडिट करते वक्त भी कोई इंसान बैड इंटेंशन लेके ऑडिट कर सकता है, पैसे खिलाए जा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि कई बार ये कंप्लीट पिक्चर हमें दिखाई नहीं देती। ऑडिटर हैज़ टू डिपेंड अपॉन द एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन, दस ही मे नोट गेट करेक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कई बार ऑडिट करते समय हमें पूछना पड़ता है कि बताओ, तुम लोग बताओ ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो वो लोग उस टाइम पे जो भी क्लैरिफिकेशन देंगे, क्या पता वो सच बोले या झूठ, लेकिन जो भी वो लोग क्लैरिफिकेशन देंगे मैं उसके बेस के ऊपर ऑडिट कर दूंगा। जैसे मैंने उससे बोला कि आप लोगों ने ये खर्चा दिखाया, तो खर्चा क्यों दिखाया, तो उन्होंने बता दिया कि हम लोगों ने खर्चा दिखाया था क्योंकि क्या कहते हैं उस टाइम पे ना ज़्यादा लोग आ गए थे हमारे पास, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की भर्ती करनी थी, हम लोगों ने रिक्रूट करते ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आ गए इसलिए ज़्यादा खर्चा आ गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ओके कर दिया। तो जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी, क्या पता वो गलत इंफॉर्मेशन दे दे, तो कई बार उसके ऊपर भी ऑडिट क्या हो जाता है, ब्यास हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अंडर लो शेयर होल्डर आर अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर एंड अपॉइंट एन ऑडिटर, बट एक्चुअली डायरेक्टर अपॉइंट ऑडिटर। यूजली उन्होंने बोला है कि लो बोलता है ऑडिटर को अपॉइंट करने की पावर जो है वो उनके पास है, शेयर होल्डर के पास है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसको अपॉइंट कौन कर देता है, डायरेक्टर। एक कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर ही क्या करते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टर ही क्या करते हैं, कंपनी में ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन अपॉइंट करने की पावर किसको दी जाती है, शेयर होल्डर को। तो कहता है यार कंपनी में पैसा लगाता है शेयर होल्डर, लेकिन जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं वही लोग ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो लोग कंपनी को चला रहे हैं वही किसी को वो अपॉइंट करेंगे, तो क्या वो आपस में सेटलमेंट कर लेंगे, तो बेचारे जो शेयर होल्डर हैं उनको कहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू दिखेगा। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि शेयर होल्डर जो है वो तो अपॉइंट कर ही नहीं पाते ऑडिटर को। फिर ऑडिटर सीक्स ओपिनियन, कई बार उसको ओपिनियन लेने पड़ता है, ठीक है, जिसकी नॉलेज उसको नहीं है, तो जो भी ओपिनियन उसको मिलेगा उसी के ऊपर उसको क्या बनानी पड़ती है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। मे नोट सर्व इट्स पर्पस अनलेस द ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट एंड बोल्ड। मतलब अगर जितनी देर तक वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा उतनी देर तक वो सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाएगा। तो कई बार इंडिपेंडेंस ना होना भी ऑडिट को अच्छा नहीं बनाता, ठीक है। फिर ऑडिटिंग इज अ ये तो कुछ हो रही है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन विच यूज द इंफॉर्मेशन विच थिंग्स, ये छोड़ दो। इट इज द कंसर्न विद द मैकेनिकल वर्क, ऑडिटर में नॉट बी फ्रेम ऑडिट प्रोग्राम फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन। कई बार ऑडिट प्रोग्राम्स नहीं बना पाता ऑडिटर कि किस तरीके से ऑडिट करना है, जल्दी जल्दी में ऑडिट करके चला जाता है, तो उससे भी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, आपकी खराब हो सकती है। तो ये ज़्यादा लिमिटेशन जिसके कारण इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं हो पाता या फिर आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं मिल पाती, ये सारी लिमिटेशंस क्या आ जाती हैं, ऑडिट में आ जाती हैं। अब मैं बोल सकता हूँ कि अब पहले चैप्टर में से अगर आपको कुछ भी आ सकता है तो आप लोग उसको इजीली हैंडल कर लोगे। सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, बार बार रेपिटेटिव नेचर की चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब समरी बना लोगे ना इसकी, तो फिर उसके बाद में आपको इजीली पता लग जाएगा कहाँ पे क्या लिखना है क्या नहीं, ठीक है। अंदर का मटेरियल तुम्हें मैं करवा रहा हूँ और बाहर का मटेरियल के लिए आप लोगों को क्या करना है, याद करनी है चीज़ें और बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है क्या, ऑडिट वाला चैप्टर। अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हम लोग कौन सा चैप्टर उठाते हैं। अगला चैप्टर मेरे हिसाब से हम लोग इंटरनल कंट्रोल करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल को उठाएंगे और डी पार्ट में आपका डी पार्ट तो आई थिंक सो हो गया है ना, डी पार्ट कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। अब ये जो चल रही है ए पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर बी पार्ट की तरफ चलेंगे और जो बाकी बचेगा उसको साथ साथ में कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है गाइस, डन। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए टेक केयर।